नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा। आज हम 5वीं कक्षा का चौथा अध्याय नन्हा फनकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ के सार को समझेंगे और इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की कीचड़ें छितरा जाती और वह आंखें में सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इतलाकर चलते हुए घोड़े या सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की टक टक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पकड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूं। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूं। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियां देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी
केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक के खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी की तूने? झुककर सलाम कर ही ने। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमझ में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उसका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर ही बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव भी अब असमर्थ की स्थिति में था। अब अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मिच कर रखें, वरना किरचे उड़ के आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि
अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरह से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़की के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशु के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहता। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह आगरा का बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे बहुत परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुर्राद और दनियाल। केशव के चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ओहो, कैसे उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। 10 साल का छोटा सा केशव अपने पिता की तरह प्रसिद्ध नक्काशीकार बनना चाहता था, इसीलिए वह अभी से काम सीख रहा था। एक दिन जब वह पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरने में व्यस्त था, तब एक आदमी
उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगा। वह आदमी और कोई नहीं, बादशाह सलामत थे, जो भेष बदल के अपने गांव में घूम रहे थे। उस लड़के ने उन्हें ऐसे समझा कि उन्होंने अपने गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखकर वह सोचने लगा कि यह जरूर कोई अमीर आदमी है। तभी महल के पहरेदार ने आकर केशव को बादशाह अकबर को झुकाकर सलाम करने को कहा। केशव के हाथ से छैनी नीचे गिर गई और वह डर कर खड़ा हो गया। बादशाह ने पहरेदार को वहां से जाने को कहा और केशव से उन्होंने नक्काशी सीखने को कहा। केशव फौरन छैनी हथौड़ा ले आया और बादशाह को नक्काशी सिखाने लगा, किंतु वे काम सही नहीं कर पा रहे थे। कभी वे हथौड़ा तेज मार देते थे तो कभी अधिक गहरा गड्ढा कर देते थे। केशव उनके द्वारा की गई हर गलती पर सकपका जाता। आखिर बादशाह अकबर आराम से बैठकर केशव को काम करते हुए देखने लगे। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर उन्होंने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। उन्होंने केशव को बताया कि वे सिकरी नगर बसाने जा रहे हैं। इस प्रकार वे केशव को शाबाशी देकर चले गए। दिन भर केशव अपने संगत राशों को बादशाह से हुई मुलाकात सुनाता रहा। रात को उसने अपने पिता से पूछा कि बादशाह सिकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि बादशाह के पहले कोई संतान नहीं थी। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए और अंत में उन्हें सिकरी के ख्वाजा सलीम चिश्ती ने बताया था कि उनके 3 संतानें होंगी। इसीलिए बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में एक नगर बसाने की फैसला किया। साथ ही अपने बेटे का नाम भी उन्होंने सलीम रखा। इस तरह केशव बातें करते करते सो गया। हमारा ये पाठ का सार भी इधर खत्म होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों अब हम इसका पहला भाग यानी कि केशव की घंटियां करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई हैं, ये जानने के लिए क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, या फिर इसलिए कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो? इसका उत्तर है कि बादशाह अकबर ने यह बात इसीलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का छोटा सा बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। अब बच्चों हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है कि केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो इसकी तस्वीर चिपकाओ। यह प्रश्न आप बच्चे अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन यानी कि आना जाना करेंगे। ये भी आप अपने आप करेंगे। अब हम इसका तीसरा भाग यानी कि कहानी से करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है,
अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? बादशाह अकबर को अक्सर अपनी प्रजा में अपना रूप बदलकर घूमते हुए रहते हैं। इस बार भी वे इसी प्रकार बालक केशव से उसकी नक्काशी के विषय में जानकारी ले रहे थे तथा केशव भी स्वाभाविक रूप से अपने आप उन्हें बता रहा था, परंतु पहरेदार के आने से केशव को पता चल गया कि वह बादशाह अकबर से बात कर रहा है और वह सकपका गया। इसीलिए अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। इसका चौथा प्रश्न है कि लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था? इसका उत्तर है उस व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर केशव ने अनुमान लगाया कि यह कोई बड़ा आदमी है। भाव यह है कि कोई धनी यानी अमीर या प्रतिष्ठित आदमी है। इसका पांचवा प्रश्न है खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। इसका उत्तर है जैसे चीते जैसे फुर्तीला, हाथी जैसी मस्त चाल, कोयल सी मीठी आवाज, हिरन जैसी आंखें या मोरनी जैसी गर्दन। और बच्चों अब इसका छठा प्रश्न है अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इसका उत्तर है अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसलिए संदेह भरी नजरों से देखा क्योंकि वे बहुत बड़े बादशाह थे और उन्हें ये काम शोभा नहीं देता था। इसका सातवां प्रश्न है केशव 10 साल का था। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम में जुटना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। इसका उत्तर है नहीं, केशव की उम्र के बच्चों को इस तरह के काम करना नहीं चाहिए। इस उम्र के बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। बच्चों तब इसका आठवां प्रश्न है केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव ने सबको यही कहा होगा कि बादशाह अकबर ने उनकी नक्काशी को देखकर शाबाशी दी तथा ये भी कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। बादशाह अकबर एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। अब हम इसका अगला भाग यानी कि शब्दों की निराली दुनिया करेंगे। इसका पहले प्रश्न का ख भाग है नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। इसका उत्तर है बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार आरी, हथौड़ी, रंदा, जमूर। और मिस्त्री के द्वारा प्रयोग होने वाले औजार जैसे तसला, छैनी और कस्सी। इसका ख भाग है छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे के सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई और सूत। तो
इसका उत्तर है कि कील, हथौड़ी, फटड़ा, पेच, कब्जे, सनमाइका आदि। इसका ग भाग है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर बातचीत कीजिए, जैसे चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव। इसका उत्तर है चुनाव यानी चुन। इसमें चुन क्रिया है। इसका वाक्य है सदा अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए। इसका दूसरा शब्द है पड़ाव। पड़ाव में पड़ शब्द क्रिया है। इसका वाक्य है जीवन के सफर में अनेक पड़ाव आते हैं। इसका तीसरा शब्द है बहाव। बहाव में बह शब्द क्रिया है। इसका वाक्य है आज हवा का बहाव विपरीत है। इसका चौथा शब्द है लगाव। लगाव में लग शब्द क्रिया है। वाक्य माता पिता का अपने बच्चों से विशेष लगाव होता है। अब हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। तो इसका तीसरा प्रश्न है लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। इसका उत्तर है बुदबुदाना। बुदबुदाना शब्द यानी कि मन ही मन में कुछ बोलना। इसका वाक्य है कार्य शुरू करते समय केशव ने बुदबुदाकर ईश्वर से प्रार्थना की। इसका अगला शब्द है फुसफुसाना, यानी कि कुछ बिल्कुल ही धीरे यानी कि आराम से बोलना। इसका वाक्य है कक्षा में कौन फुसफुसा रहा है। अब इसका अगला शब्द है बड़बड़ाना, यानी कि धीमे धीमे बोलना। इसका वाक्य है वह गुस्से से रात भर बड़बड़ाता रहा। इसका अगला शब्द है भुनभुनाना, यानी कि गुस्से में अस्पष्ट बोलना। वाक्य है इसका राम हर वक्त भुनभुनाता रहता है। इसका अगला प्रश्न है बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से ये इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार ये कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि महल के पहरेदार ने केशव से ये इसीलिए कहा क्योंकि पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसीलिए वह घबरा गया। तो हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी इधर ही खत्म होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के लिए। धन्यवाद।